पाकिस्तान में सच को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उतना खतरा नहीं है जितना इंटेलिजेंस एजेंसियों से है। हम तो जब से जर्नलिज्म में आए हैं 30-35 साल हो गए हैं, हर दौर में यही सुन रहे हैं कि सच खतरे में है, सहाफ़ी खतरे में है, पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। अच्छा, हर दौर में जो खतरा है उसका नाम बदल जाता है, तो आजकल जो खतरे का नया नाम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब से मैं सहाफत में आया हूं, ये कोई पहला दौर नहीं है कि मैं ये सुन रहा हूं कि जो सहाफत है वो खतरे में है। हम तो जब से जर्नलिज्म में आए हैं 30-35 साल हो गए हैं, हर दौर में यही सुन रहे हैं कि सच खतरे में है, सहाफ़ी खतरे में है, पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। अच्छा, हर दौर में जो खतरा है उसका नाम बदल जाता है, तो आजकल जो खतरे का नया नाम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालांकि पाकिस्तान में सच को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उतना खतरा नहीं है जितना इंटेलिजेंस एजेंसियों से है। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। जो आपने टर्म इस्तेमाल की डीप फेक, अभी पिछले महीने की बात है कि यूएई में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और इत्तेफाक से मैंने भी उस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन तक सुबह शाम बहुत से सेशन अटेंड किए, समझने की कोशिश की। तो जिन लोगों ने ये जो टूल्स इजाद किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वही लोग हमें वहां पे ये बता रहे थे कि हाउ टू काउंटर डीप फेक। यानी कि दुनिया में अगर इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसका बहुत उसकी धूम मची हुई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वो कंपनियां जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया और अब उसको प्रमोट कर रही हैं, वही आपको ये भी बता रही हैं कि इसको आपने काउंटर कैसे करना है। तो उसमें उसका जो है ना, वो कहते हैं जी डिटेक्ट टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा जी ये डिटेक्ट टेक्नोलॉजी है और इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। तो अभी तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत को तो इसका पता ही नहीं है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये किस तरीके से रियासत को या सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जिस तरह मैं आपको मिसाल दूंगा कि जिस तरह जब टेलीफोन ईजाद हुआ था, तो टेलीफोन ईजाद हुआ तो कुछ लोगों ने उस पर फतवे सादर कर दिए, कुछ लोगों ने कहा इसका बड़ा अच्छा, इसके अच्छे फ़वाइद भी हैं। इसी तरह मेगाफोन ईजाद हुआ तो कुछ लोगों ने कहा ये जो मेगाफोन है, लाउड स्पीकर है, ये तो इसमें से तो शैतान बोलता है। तो कुछ लोगों ने उसको उस पॉजिटिव इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने उसको नेगेटिव इस्तेमाल किया। कुछ लोग जो हैं वो मेगाफोन पे काफर के नारे लगाते हैं, कुछ लोग मेगाफोन पे हमदो नात जो है वो सुनाते हैं आपको। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये देख रहा हूं कि फिलहाल मुझे पाकिस्तान में उसका सिर्फ नेगेटिव इस्तेमाल नजर आ रहा है, क्योंकि जिन लोगों की एक्सेस में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या कर रही है, वो उनका ज्यादातर टारगेट जो है वो औरत है, खातून है। खातून ख्वाह वो सहाफ़ी है या पॉलिटिशियन है या पुलिस ऑफिसर है। मैंने देखा एक पुलिस ऑफिसर थी, उसकी भी ये उल्टी सीधी तस्वीरें बनाई गई। अभी एक बलोच एक्टिविस्ट है, वो बेचारी जो है उसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसकी किसी औरत के धड़ पे उसका सर लगा दिया गया। तो मर्द जो है वो कम से कम हमारी सोसाइटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मनफी इस्तेमाल के असरात हैं उसका इतना शिकार नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे समझा जाता है कि औरत को टारगेट करना आसान है, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निशाना भी औरतें ही हैं फिलहाल। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस और प्रमोट करने वाली जो कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां बहुत सी, मैं नाम भी आपको बता सकता हूं, वही आपको बता रही हैं कि इसको काउंटर कैसे करना है। मसलन जैसा कि पिछले दिनों हमारे एक दोस्त थे,
تو تھے نہیں بلکہ ہیں ابھی بھی ہیں. تو انہوں نے ایک کام شروع کیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو بوٹس ہیں ان کو استعمال کر رہے تھے. تو انہوں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی, کچھ انہوں نے گیجٹس ڈھونڈے اور سراغ لگایا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے پاس کتنے بوٹس ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے اس کا اپنی ریسرچ مکمل کی اور سراغ لگا لیا تو وہ اپنی اب رپورٹ تیار کر رہے تھے کہ اچانک ان کو پتہ چلا کہ دوسری پولیٹیکل پارٹی نے بھی یہی کام شروع کر دیا. تو وہ اس کے پیچھے لگ گئے. اب بیک وقت وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو اب ان دونوں کے بارے میں وہ میری ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی. میں نے ان کو کہا آپ ریلیز کریں, ہم اس کو انشاءاللہ ہائی لائٹ کریں گے. ان کا ایک دن فون آیا, انہوں نے کہا 2 اور پارٹیوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا ہے. تو یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جن کو ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکری نہیں ملتی, انہوں نے یہ ایک نیا کام ڈھونڈ لیا ہے کہ وہ تھوڑی سی سکل پیدا کرتے ہیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھتے ہیں تھوڑا, اور الیکشن قریب آ رہا ہے, پھر وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں جی کہ یہ آپ کو اگر مشہور ہونا ہے یا اپنے جو مخالفین ہیں ان کو اگر آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹی وی چینلز یا اخبارات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کا کام کریں گے, یہ پیکج ہے ہمارا اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو پالیٹیشین صاحب جو ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے کریں گے. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹا کرو, کتنے پیسے چاہیے, چلے جی ڈیل ہو گئی. تو وہ جو میں نے جس اپنے دوست کا ذکر کیا جو ریسرچ کر رہا تھا, اس نے مجھے ایک بڑی عجیب و غریب بات بتائی. اس نے کہا کہ 3-4 لڑکوں نے ایک ٹیک کمپنی بنائی ہوئی ہے, صرف 4 لڑکے ہیں وہ, اور وہی لڑکے جو ہیں وہ بیک وقت 3 مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے پیسے کھا رہے ہیں اور ان تینوں پارٹیوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کروا رہے ہیں ان سے, اور اس کے پیچھے انہوں نے بوٹس بنائے ہوئے ہیں اور بوٹس بھی چل رہے ہیں ان کے. تو میں نے ان سے کہا پھر تو یہ تو بڑا دھماکہ خیز بات ہے, آپ تو بہت بڑا کمال ہو جائے گا آپ کا. انہوں نے کہا نہیں یار, اب ایک اور مسئلہ بھی آ گیا نا, ہم نے بھی تو گھر چلانا نا. تو ہمارے پاس بھی وہ آگے کہ جی چھوڑیں آپ کیا کر, یہ رپورٹ بنا کے آپ ہمیں دے دیں, بڑی زبردست ریسرچ ہے, اس کے اتنے پیسے. تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ ایک خطرہ ضرور ہے, لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. اور فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ جو جرنلزم ہے اس کو پازیٹیو جرنلزم کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں.